नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। इस हद तक आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का संपूर्ण भूगोल के बारे में। और इस बात की हम गारंटी भी ले सकते हैं कि जो भी आपके TRE 4 के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो लगभग यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग जरूर इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। अगर अंत तक देखने पर आपको हमारी क्लास, हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो जरूर आप लोग इस वीडियो को बिना शेयर और बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाना। तो चलिए आज की क्लास में हम संपूर्ण भारत का भूगोल डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों से एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी छात्र हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हों तो इससे पहले हमने आपको कंप्लीट हिस्ट्री की मैराथन प्रोवाइड करा दी है। तो जिन लोगों ने भी ना देखी उसको आप लोग जरूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए। तो चलिए, और इससे पहले हम आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों की ये कमेंट आ रहा है कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल के, या तो कोशिश करके इसी मैराथन में हम आपको नीचे प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग जरूर इस क्लास को 2 से 3 हज़ार व्यूज़ तक जरूर पहुंचा देना ताकि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। बस आप लोगों से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और आप लोग एक चीज़ याद रखना है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर पर ध्यान नहीं देना है, आपको उसका एक्सप्लेन भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में वहीं से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम का मतलब जो लोग ना जानते हो तो सबसे पहले आप लोग समझिए, आरोही क्रम का मतलब होता है आपको छोटे से बड़े की ओर जाना है। ठीक है, तो जब आप छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आपका तटीय मैदान आएगा जिसका लगभग भाग जो है वो 10.7% पर है। इसके बाद में आपके आएंगे केंद्रीय उच्च भाग, ये आपके लगभग 28% भाग पर है। ठीक है, इसके बाद में आपके कौन से भाग आएंगे तो आपके महान मैदान आएंगे जो लगभग 26.5% पर है। इसके बाद आपके आएंगे कौन से, आपके उत्तरी पर्वत। ठीक है, इसका एक्सप्लेन आप लोग नीचे देख लीजिए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन आपका कुछ इस तरीके से होगा 3 1, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद 4। ठीक है, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। तो याद रखना जो आपके सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो आपकी कितनी अगर पूछा जाए तो इसका जवाब जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 93 मिलियन मील है आपकी सूर्य से पृथ्वी की दूरी। तो चलिए इसका एक्सप्लेन भी पढ़ लेते हैं। या 93 मिलियन मील आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा या तो आपको लिखा मिलेगा 149.60 मिलियन किमी। ये दोनों आप लोग जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस ज़्यादा हैं। 148 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा आपका कितना है। यानी जो आपके भारत का भूमि क्षेत्र है इस पर आपसे पूछा गया कि पर्वतों का हिस्सा कितना है। 30% है, 27% है, या 40% है, या 1 से अधिक। तो याद रखना जो आपके भारत में कुल भूमि पर पर्वतों का जो हिस्सा है वो आपका 30% है। कितना है? 30%। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है भौगोलिक वितरण का कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 30% आपके पर्वत हैं, 27.7% पठार हैं, फिर 43.2% में आपके क्या है, मैदान है। ठीक है, तीनों डाटा आप लोग जरूर याद रखना, पर्वत 30%, पठार 27.7% और आपके मैदान 43.2%। 149 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। तो सबसे अधिक जो आपकी लंबी सीमा भारत के साथ लगती है वो आपकी बांग्लादेश की लगती है। कितनी लगती है? तो 4096.7 किमी ये आपकी जो है इसकी सीमा आपके भारत के साथ लगती है। किस देश की? बांग्लादेश की। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। कहता है कि भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई आपके 4096.7 किमी है। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग एक्सप्लेन जरूर पढ़िए। एक्सप्लेन पढ़ने से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2 बार जब आप चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको यही क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग शेयर जरूर करते रहना। फिर कहता है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो जो आपके कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका
आइजोल हो जाएगा। आइजोल जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइजोल के बारे में कहता है कि भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल क्या है और रांची ये जो है आपके कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इन दोनों के नाम याद रखना, भोपाल और उसके अलावा रांची, ये कर्क रेखा के किसमें स्थित हैं, ये दक्षिण में अवस्थित हैं आपके। फिर कहता है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, लेह है, जैसलमेर है या बीकानेर है। तो याद रखना जो भारत का सबसे शुष्क स्थान हो जाएगा वो आपका इनमें से कौन होगा, तो वो आपका जैसलमेर जो है, जैसलमेर जो है ये आपका भारत का सबसे शुष्क स्थान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जैसलमेर के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर, यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा आपके सिर्फ 10 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर को जो है आपके स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। ये लाइन महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर्ण सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे जैसलमेर को। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका जवाब। आगे 152 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। तो याद रखना है इसका जवाब आपका, यहाँ पर जो है आपके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। याद रखना भारत की सीमा जो है लगभग आपकी, भारत की सीमा लगभग नहीं एग्जैक्ट आपकी 9 देशों के साथ संलग्न है, जो कि आपके कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है कि भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिसमें आपके 7 देशों से स्थलीय सीमा लगती है और 2 देशों के साथ आपकी समुद्री सीमा साझा करती है। ये भी आप लोग जरूर याद रखना, स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, समुद्री सीमा आपके 2 देशों से लगती है। ठीक है, बाकी आपकी पाकिस्तान की सीमा जो है आपके 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है और 3 भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है, जिसमें से आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान और गुजरात तथा बांग्लादेश की सीमा, इसके बारे में आप पढ़ लेना बाकी चीज़ें। फिर कहता है 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा, मेघालय, जिसकी बांग्लादेश की सीमा मतलब पूछ रहा है किन राज्यों से लगती है, तो आप लोग वहाँ पर बोलेंगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम में मिलती है। और भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है, ये भी बात याद रखना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पाकिस्तान के साथ किसी भी राज्य की सीमा संलग्न है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं संलग्न है। बांग्लादेश पूछे तब भी आप लोग इसका जवाब यही देंगे। आगे 153 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो याद रखना जो आपके कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित हो जाएगा, यानी जो कवर है सर्वाधिक क्षेत्र किसके द्वारा है, तो याद रखना ये आपके मालवा पठार के द्वारा जो है आपके कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। ये भी याद रखना, कर्क रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है, तो मालवा के पठार से। जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इसीलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। अगर कम क्षेत्रफल को पूछा जाए किसको आच्छादित करती है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, और आपके रांची को यहाँ पर जो है सबसे कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है कर्क रेखा आपकी। आगे कहता है शांत घाटी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। तो जो आपकी शांत घाटी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस राज्य में है, तो याद रखना जो आपकी शांत घाटी है वो आपके केरल राज्य में स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, शांत घाटी आपके केरल में स्थित है। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 155। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा धीमे जरूर पढ़ा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें वीडियो में ही क्लियर हो जाएं, उम्मीद करके यही चल रहे हैं। तो चलिए 155 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनकी जो आगे पीछे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो भी हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं आपके साथ। कहता है बिहार की निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। तो देखिए बिहार की बात हो रही है, इसीलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार की जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगी इनमें से। तो इसका जवाब आपका ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं, जो और महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाले हैं उनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये तो आपका जवाब ही हो जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। कहता है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये भारत की इस तरह की पहली परियोजना है। यह निगम 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया। अगर आपसे पूछा जाए दामोदर घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई, तो आप लोग बोलेंगे 7 जुलाई 1948 को।
फिर कहता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण पर आधारित था। किस घाटी पर? तो टेनेसी घाटी प्राधिकरण पर आधारित है। कौन? आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना। फिर कहता है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगर आपसे पूछा जाए किन राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है तो आप लोग बोलेंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल की। फिर कहता है इस परियोजना के तहत कई बांधों, बैराज और थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है। कहता है सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखना इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आप कौन कौन से सही हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है यह दक्कन पठार का एक हिस्सा है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। फिर कहता है यह अरावली से घिरा हुआ है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। और ये भी याद रखना इसका जो पश्चिमी भाग है वो आपका कौन है? मालवा का पठार। तो इसीलिए आपका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसके बारे में आप चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। कहता है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग केंद्रीय उच्च भूमि है, वे पश्चिमी में अरावली पर्वतमाला से घिरा है या घिरा हुआ है। अगर पूछा जाए किससे घिरा हुआ है तो अरावली पर्वतमाला से। फिर कहता है यह दक्कन के पठार का सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। अगर पूछा जाए दक्कन के पठार पर सबसे उत्तरी सीमा कौन बनाती है तो आप लोग बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स। आगे कहता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। कौन? आपकी विंध्य पर्वतमाला किससे किससे घिरी हुई है? तो ये आपके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला से और आपके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से कौन घिरा हुआ है? विंध्य पर्वतमाला। ठीक है। आगे कहता है सामान्य समुद्र ऊंचाई तल से ये आपके 700 से 1000 मीटर क्या है? ऊपर है। फिर कहता है उच्च भूमि में मारवाड़, अपलैंड, मध्य भारत पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार भी आपके शामिल हैं। फिर कहता है भारत में मूंग की चट्टानें पाई जाती हैं। तो याद रखना जो आपके भारत में मूंग की चट्टानें पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका जवाब आप लोग जरूर लिखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपके भारत में मूंग की चट्टानें पाई जाती हैं। किस स्थान पर? आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपके मूंग की चट्टानें पाई जाती हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है भारत में प्रवाल भित्तियां मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ये द्वीप भारत के पूर्वी तट से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए तो याद रखना पूर्वी तट से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 158 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर की दक्षिण की ओर हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहला आपका उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो जवाब इसमें होगा वो आपका काराकोरम आ जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 कहता है कि जो आपकी निम्नलिखित श्रेणियां दे रखी गई हैं उनको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका उत्तर से दक्षिण जब जाएंगे तो आपका कराकोरम सबसे पहले आएगा यानी 2। उसके बाद में आपका आ जाएगा लद्दाख यानी 1। इसके बाद में आपका आएगा जांस्कर यानी 4। उसके बाद में आपका आएगा जो लास्ट बचा हुआ पीर पंजाल। तो 2 1 4 कहाँ पर आपके दे रखे हैं? 2 1 4 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग पढ़ भी लेते हैं एक बार। जब आप उत्तर से दक्षिण जाएंगे आप चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा कौन सा? काराकोरम। काराकोरम के बाद में लद्दाख, फिर जांस्कर, फिर आपका पीर पंजाल। ठीक है। नंबर 158 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर इनको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा काराकोरम। जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो काराकोरम के बाद आपका आएगा लद्दाख। ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा जांस्कर और लास्ट में आपका आएगा पीर पंजाल। तो इसका ऑप्शन आपका 2 1 4 3 जहाँ पर होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देख सकते हैं आपका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून
हिम रेखा है, यानी लोअर स्नो लाइन किसकी है, तो लोअर स्नो लाइन जो आपकी हो जाएगी वो आल्प्स क्षेत्र की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, आल्प्स क्षेत्र की आपकी लोअर स्नो लाइन हो जाएगी, यानी निम्न हिमरेखा हो जाएगी। इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं पहाड़ पर बर्फ की रेखा वह सीमा होती है जिसके आगे स्थायी बर्फ होती है और यह समुद्र तल से लगभग आपकी 3500 मीटर ऊपर होती है। आल्प्स में समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर ऊपर बर्फ की रेखा होती है। अगर आपसे पूछा जाए आल्प्स पर्वत में जो है बर्फ रेखा जो है वो आपकी कितनी ऊपर होती है, तो आप लोग जवाब देंगे 2700 मीटर ऊपर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है आपसे क्वेश्चन, कहते हैं मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से, तो याद रखना मालनाड और एक जगह है आपकी वायनाड। तो वायनाड और मालनाड को रिलेट आप जब करेंगे तो ये आपकी जगह पड़ती है कर्नाटक में। तो कर्नाटक का पठार ये जो है मालनाड क्षेत्र का संबंध आपके पूछा गया है भारत के किस पठार से है, तो आप लोग जवाब देंगे कर्नाटक के पठार से आपके मालनाड का संबंध हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली का ज्वालामुखी चट्टानों पर ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण आपके कर्नाट, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम पर किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम किसके नाम पर किया गया है, तो याद रखना काली मिट्टी की भूमि के नाम पर इसका नाम किया गया है। आगे देखते हैं 161 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना जो आपकी सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय हैं उनको जो है हम लोग किस हिमालय से जानते हैं, तो याद रखना कुमाऊं हिमालय के नाम से। देखते हैं कुमाऊं हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय का ही भाग है। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं, तो उसका जवाब आप लोग देंगे नेपाल हिमालय हम लोग उसको कहते हैं। फिर कहता है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच, अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तब हम लोग जवाब देंगे असम हिमालय के, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इनको आप ध्यान से जरूर देख लेना 1 से 2 बार। फिर आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ और प्रपात और झीलों से संबंधित, अब उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यहाँ से 162 नंबर पूछा गया है कि चाप झील कहाँ पर पाई जाती है, तो जो आपकी चाप झील होती है ये आपकी नदी घाटियों में पाई जाती है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपरदन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रभावित होती है। ये मोड़ जो हैं, ये जो मोड़ें होती हैं घुमावदार, इनको हम लोग कहते हैं नदी विसर्प। अगर आपसे पूछा जाए घुमावदार मोड़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, जो सांप की तरीके दिखती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं नदी विसर्प। आगे देखते हैं। कहता है इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रभावित होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झीलों को गोखुर झील या चापाकार झील कहते हैं। ये भी याद रखना, जो इन विसर्पों में जल भर जाने के बाद जो झीलें निर्मित होती हैं उनको हम लोग गोखुर झील या चापाकार झील कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान से जरूर देख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 163 क्या कहता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है, तो उथली झील अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो इसका जवाब आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। कहता है कि आपकी सबसे पहले यूट्रोफिक झील, तो यूट्रोफिक झील के बारे में पढ़ते हैं सारे पॉइंट। कहता है यूट्रोफिक झील
पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस से समृद्ध होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए यूट्रोफिक झील किससे समृद्ध होती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस से आपके ये जो इसके क्या होते हैं, पोषक तत्व हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है ये पोषक तत्व शैवाल तथा अन्य जलीय पौधों को उच्च उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे अक्सर पानी की गुणवत्ता क्या होती है आपकी खराब हो जाती है और ऑक्सीजन का स्तर आपके क्या हो जाता है वहाँ पर कम हो जाता है। फिर कहता है ऐसी झीलें अक्सर उथली होती हैं क्योंकि पोषक तत्व संवर्धन झीलों के बेसिन को भरते हुए पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। देखिए आपकी यूट्रोफिक झील हो गई, एक आपकी आएगी ऑलिगोट्रोफिक झील। तो ऑलिगोट्रोफिक झील के बारे में देखते हैं। तो ऑलिगोट्रोफिक झीलों में पोषक तत्व का स्तर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ये आमतौर पर ग्रेनाइट या कठोर प्रतिरोधी बेडरॉक वाले परिदृश्यों में क्या होती है, पाई जाती हैं। कौन सी झीलें, आपकी ऑलिगोट्रोफिक झीलें। आगे देखते हैं। कहता है कि इनमें आमतौर पर साफ पानी होता है। अगर आपसे पूछा जाए इन झीलों में कैसा पानी होता है, तो साफ पानी होता है जिसमें गहराई पर उच्च ऑक्सीजन का स्तर होता है, जिससे ये ट्राउट जैसी प्रजातियों के लिए क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ट्राउट जैसी प्रजातियों के लिए कौन सी झील मतलब अनुकूल है, तो आप लोग बोलेंगे ऑलिगोट्रोफिक झील। फिर कहता है ये झीलें उथली और गहरी दोनों हो सकती हैं, इसीलिए इनका उथली के रूप में वर्गीकरण अनन्य नहीं है। आगे देखते हैं लवड़ी झीलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लवड़ी झीलों के बारे में क्या होता है, जो आपकी लवड़ी झीलें होती हैं इनमें लवण की उच्च सांद्रता होती है, जो आमतौर पर उच्च वाष्पीकरण दर या खनिज समृद्ध जल के अंतर्वाह के कारण होती हैं। आगे क्या कहता है इसका पॉइंट, कहता है इनकी गहराई बहुत भिन्न हो सकती है। ठीक है, किसकी, आपकी जो आपकी लवड़ी झीलें होती हैं इनकी गहराई काफ़ी भिन्न हो सकती है। कुछ बहुत उथली और कुछ बहुत गहरी होती हैं। उदाहरण जैसे यूटा में ग्रेट साल्ट लेक जो आपकी क्या है, उथली है, और साथ में आपका मृत सागर, ये सब आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो ये आपके लवड़ी झील के उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखते हैं। कहता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है। जब आप देखेंगे प्रयागराज, दिल्ली, भोपाल, इनमें से जो आपके गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है वो आपका प्रयागराज है, जिसका पहले नाम आपका इलाहाबाद था। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी गई है। कहता है कि इलाहाबाद क्षेत्र जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है, वह स्थान आपके जहाँ गंगा और यमुना नदियाँ मिलती हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गंगा और यमुना नदियाँ कहाँ मिलती हैं, तो आप लोग जवाब देंगे प्रयागराज। फिर कहता है प्रयागराज इलाहाबाद का वर्तमान नाम है, जिसे पहले कौशाम्बी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी नाम इसका याद रखना कि इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो कौशाम्बी के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं क्या कहता है लास्ट पॉइंट। कहता है ये भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है। तो याद रखना जो आपकी चिनाब नदी है ये सिंधु नदी पर जो है आपके मिथुन कोट एक जगह है वहाँ पर मिलती है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पहले क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो चिनाब नदी है किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो आप लोग बोलेंगे ये आपकी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। आगे कहता है चिनाब नदी पाकिस्तान के मिथुन कोट में सिंधु नदी से मिलती है और फिर सतलुज नदी के साथ मिलकर पंज नद नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है, पंज नद नदी बनाती है। 166 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है। तो जो सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र हो जाएगा, ना तो काली नदी का होगा ना तो पेरियार का होगा, सबसे बड़ी जो जल ग्रह क्षेत्र हो जाएगा वो आपका पोनानी नदी का हो जाएगा। चलिए देखते हैं पोनानी नदी के बारे में। कहता है कि दी गई नदियों में पोनानी, जिसके हम लोग भरत पूजा भी कहते हैं, नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो आप लोग जवाब देंगे पोनानी। पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र आपका कितना है, 5397 वर्ग किमी है। इसके पश्चात आपका पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र है, यानी सबसे पहले आपका पोनानी नदी, उसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, पेरियार नदी,
ठीक है, जिसका क्षेत्र कितना है 5243 वर्ग किमी है। और लास्ट में आपकी आएगी कालिंदी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, उसका भी आपके 5179 है। ठीक है, ये सारे आप समझ गए होंगे। आप देखते हैं 167 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला जो आपका जोड़ा है कि जोग, ये आपके शरावती नदी पर स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आपसे पूछा गया सही सुमेलित कौन नहीं है, तो जो कपिल धारा है जलप्रपात, ये आपके कावेरी नदी पर नहीं है, आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। वहीं आपका दूसरा है धुआंधार जलप्रपात, तो ये भी आपके गोदावरी नहीं, ये भी आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सही सुमेलित नहीं पूछा गया था, तो दो आपके सही सुमेलित नहीं है, इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कहता है कि धुआंधार जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। जबकि कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये आपके अमरकंटक जिले में है, वो आपके जबलपुर जिले में है। ठीक है, दोनों बातें समझ गए। फिर आपसे कहता है जोग या गर सोप्पा जलप्रपात, ये आपके पश्चिम कर्नाटक के शिमोगा जिले के शरावती नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है, तो यही आपका हो जाएगा। फिर कहता है इसका नया नाम आपके कौन सा है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है, तो आप लोग जवाब देंगे महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168 क्या कहता है। कहता है लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना जो आपका लिखा पानी हिमनद है ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जो महत्वपूर्ण जानकारी है। कहता है कि लिख, वहाँ पर लिखा पानी लिखा है, यहाँ पर लिख पानी, तो लिख पानी दर्रा कहता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, म्यांमार जो आपका देश है उससे जोड़ता है। कौन सा दर्रा, लिखपानी दर्रा। तो कहता है अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर महान हिमालय पर्वतमाला में पाए जाते हैं, जो तिब्बती सीमा के साथ चलती हैं। उनमें से कुछ हैं बीचोम ग्लेशियर, कांगटो ग्लेशियर और माजगोल ग्लेशियर। ठीक है, ये आप ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो ये आपकी सारी नदियां ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलती है, इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित आपके मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सबसे पहली लाइन यही महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के पठार पर स्थित है, जो आपकी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और हिमालय के साथ साथ ये पूर्व की ओर बहती है। हिमालय पर तो बहती है, उसके साथ में किस दिशा में बहती है, पूर्व की ओर भी बहती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में इसे जमुना नदी। इनके नाम भी याद रखना कि कहाँ किस जगह किस नाम से इसको जाना जाता है। तो असम में आपके ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से ये जानी जाती है। कौन, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। फिर कहता है दिबांग, लोहित, धनश्री, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली आपकी ये नदी के किनारे स्थित है। तो कारगिल जो है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कारगिल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग बोलेंगे नदी का नाम सुरु नदी के किनारे आपका कारगिल स्थित है। चलिए देखते हैं सुरु नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो दे रखे हों। ज़्यादा जानकारी है नहीं। कहता है कि कारगिल सुरु नदी के किनारे स्थित है। सुरु नदी जो है आपकी सिंध नदी की एक सहायक नदी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे सुरु नदी, ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और लद्दाख क्षेत्र में कारगिल जिले से होकर बहती है। कहाँ से बहती है अगर पूछा जाए, तो लद्दाख क्षेत्र में कारगिल जिले से होकर ये बहती है। फिर आपसे पूछ रहा है बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो बाल्टोरो ग्लेशियर जो है ये आपका अगर एग्जाम में पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो आप लोग बोलेंगे काराकोरम में स्थित हो जाएगा आपका बाल्टोरो ग्लेशियर। लाइन कहती है कि बाल्टोरो मुजताग ग्लेशियर के उत्तर और पूर्व में स्थित है, जबकि माउंट मासेर ब्रूम दक्षिण में स्थित है। आगे कहता है 8611 मीटर की ऊंचाई पर केटू इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है।
तथा 20 किमी के भीतर 3 अन्य आपके पर्वत हैं जो आपकी कितनी ऊंचाई है उनकी 8000। ठीक है, आगे कहता है कि सियाचिन ग्लेशियर को कान्वे सैडल द्वारा बाल्टोरो ग्लेशियर से अलग किया जाता है। किस ग्लेशियर के द्वारा? आपके सियाचिन ग्लेशियर के द्वारा जो है वो कान्वे सैडल द्वारा जो है बाल्टोरो ग्लेशियर को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कहता है कि अमरकंटक जो सोन नदी का उद्गम स्थल है कहाँ स्थित है? तो याद रखना जो आपका अमरकंटक है ये आपके सोन नदी का उद्गम स्थल है। ऐसा पूछा गया ये कहाँ पर स्थित है, जब आपसे इसका जवाब पूछा जाए तो याद रखना ये आपके मैकाल पर्वतमाला पर स्थित है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि मैकाल पर्वतमाला वे छत्तीसगढ़ के करवदा जिले और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित है। नर्मदा महानदी और सोन नदियाँ इसी पर्वतमाला से निकलती हैं। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपकी अमरकंटक पर्वत है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा होती है? तो चलिए देखते हैं कहाँ वर्षा होती है आपके अक्टूबर और नवंबर महीने में। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा जो होती है वो आपके कोरोमंडल के तट पर होती है। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए आप लोग एक्सप्लेन को जरूर पढ़िए ध्यान से, क्योंकि एक्सप्लेन से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये ना समझना कि एक्सप्लेन में टाइम लग रहा है, एक्सप्लेन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएंगे, टाइम जरूर लगेगा। फिर कहता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपके लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद आपके तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं वो आपके कोरोमंडल तट हैं। कहता है जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है वो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किस कारण होती है, तो उसका जवाब आप लोग देंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होती है। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है वो आपके 10 अंश से 15 अंश के अक्षांशों के मध्य में होती है। इसका जवाब आपका बी सही हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कहता है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात आपके 10 अंश से 15 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य में पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात आपके अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल की खाड़ी में अधिकतर चक्रवात आपके ज़्यादातर चक्रवात मतलब कब बनते हैं, किस माह में बनते हैं, तो आप लोग जवाब देंगे अक्टूबर नवंबर माह में। फिर कहता है भारत में चक्रवातों का निर्माण आपके अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे अधिक आपके चक्रवातों का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग जवाब देंगे बंगाल की खाड़ी में, तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक भी होते हैं। आगे 176 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। इस डेट को आप लोगों को जरूर याद रखना होगा। तो याद रखना हैदराबाद में जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की जो सामान्य तिथि है वो आपके 15 अक्टूबर है। इसको आप लोग जरूर लिख कर देख लीजिए। 15 अक्टूबर को आपके हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी होती है। चलिए पढ़ते हैं। कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में प्रवेश करता है। अगर पूछा जाए एग्जाम में 1 जून तक कहाँ आपके दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, तो आप लोग जवाब देंगे केरल। फिर कहता है 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पूरे देश को कब कवर कर लेता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो आप बोलेंगे 8 जुलाई तक। फिर कहता है यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे जो है हटना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से ये आपका वापस चला जाता है। 177 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ट्रीवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो याद रखना ट्रीवार्था के अनुसार जो आपकी भारत की जलवायु है वो आपकी किस तरीके की हो जाएगी, वो आपकी उपोष्ण मानसूनी जलवायु हो जाएगी। तो इसका जवाब आपका बी सही हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है ट्रीवार्था के अनुसार भारत की जलवायु आपके उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 अंश से 45 अंश अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र आपका विद्यमान है। कितने अक्षांश के बीच, 30 अंश से 45 अंश के बीच। इसका विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में आपकी
वर्षा होती है। कहने का मतलब जो इस प्रकार की जलवायु होती है वहाँ पर वर्षा आपकी कब होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। 178 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो जब नहीं है पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो याद रखना जो आपके मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु की विशेषता नहीं पूछा गया तो इसका जवाब आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या कहता है, कहता है कि मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में शामिल हैं। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, कहता है कि छोटा नागपुर पठार को छोड़कर आपके जो बाकी क्षेत्र हैं वो इसमें आपके शामिल हैं। फिर कहता है यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान भी है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष अगर पूछा जाए वर्षा कितनी होती है तो आप लोग जरूर याद रखना 75 सेंटीमीटर से लगाकर 150 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ वर्षा होती है। तो इसीलिए उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेशों की विशेषताएं हैं। यानी कहने का मतलब ये आपके जितने भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन आपके सही हैं। आपसे पूछा गया कौन सही नहीं है तो आप जब आपके सारे सही हैं तो इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका जवाब। 179 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कैसा है। तो याद रखना तो जीटी त्रिवार्ता के अनुसार जो आपका हो जाएगा एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र वो आपका किस तरीके का हो जाएगा, तो याद रखना वो आपका पश्चिमी तट हो जाएगा इसका जवाब। तो 179 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस त्रिवार्ता ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, तो 1966 में। कहता है त्रिवार्ता के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए एम प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है तो आप लोग बोलेंगे भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में। फिर कहता है यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र भी हो जाएगा। आगे 180 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आधी दूरी हम लोग तय कर चुके। कहता है कि तमिलनाडु तट को सर्दियों के मौसम में वर्षा किसके कारण मिलती है। जो आपके तमिलनाडु के क्षेत्र होते हैं उनसे आपको पूछा गया कि सर्दियों के मौसम में जो है वर्षा इनको किस कारण मिलती है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इनको जो वर्षा मिलती है वो आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी के कारण जो है आपके तमिलनाडु के तट पर जो है सर्दियों के मौसम में वर्षा देखने को मिलती है। किस कारण, आपके दक्षिण पश्चिम मानसून की जब वापसी होती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में मानसून के पीछे हटने के लिए जाने जाते हैं। यानी जब आपका अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो आपका मानसून पीछे हटने लगता है। आगे कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम मानसून की शुरुआत और उन्नयन को चिन्हित करता है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून की वापसी का मौसम है। भारत के दक्षिणी भागों विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में क्या होती है, आपकी वर्षा होती है। कहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु और आपके आंध्र प्रदेश में। 181 नंबर क्वेश्चन कहता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते तो आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि कांटेदार जंगल व झाड़ियों ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा आपकी कितनी होनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर से कम हो, ज़्यादा ना हो, 70 सेंटीमीटर से कम हो। तो वहाँ आपके कांटेदार जंगल व झाड़ियाँ पाई जाएंगी। फिर कहता है तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। ये भी याद रखना किस कारण, क्योंकि वहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी मानसून और दोनों के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भी वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा भी वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ पर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि घास के मैदान, झाड़ व झांगड़, वन बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना उसे हम लोग अवर्गीकृत वन कहेंगे, जो इस तरीके के आपके होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ बताना नहीं, जो हमने बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 183 क्या कहता है, कहता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ऐसा पूछा गया है, तो इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ते हैं।
कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो भी यहाँ पर राज्य दे रखे गए तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है, ठीक है। फिर कहता है ये वन आपके भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जवाब आपका कौन सा हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 184 आपसे क्या पूछ रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। कहता है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्रों का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो याद रखना 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पूछा गया है। तो जो वांछित प्रतिशत होना चाहिए वनों का वो आपका 33% होना चाहिए, 33%। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग क्या कहता है। कहता है 1952 की वन नीति के अनुसार हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र में वनों का दायरा 33% होना चाहिए। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। किसके बाद? आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। आगे 185 नंबर आपसे कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश पक्षी प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। तो याद रखना जो आपके पर्वतीय क्षेत्र होंगे वहां पर जो अधिकांश पक्षी होंगे वो आपका किस जंगल में निवास करते हैं। तो याद रखना 185 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपके चीड़ के जंगल होंगे वहां पर अधिकांश पक्षी प्रजातियां आपके निवास करती हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कहता है? कहता है चीड़ के जंगल आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो कई पक्षी प्रजातियों के लिए उपयुक्त ऊंचाई वाली ढलान और सूक्ष्म आवास प्रदान करते हैं। चीड़ के जंगल की संरचना उनके ऊंचे पेड़ों और विरल झाड़ियों के साथ विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाने के स्थान और प्रचुर मात्रा में भोजन संसाधन जो आपके होते हैं जैसे कीड़े बीज प्रदान करती हैं। ये वन पक्षी प्रजातियां जो है आपकी उच्च विविधता का समर्थन करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें निवासी और प्रवासी दोनों पक्षी आपके शामिल हैं। 186 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत के किस राज्य में अधिकतम सागौन के जंगल पाए जाते हैं। तो याद रखना जो आपके सागौन के जंगल आपके भारत में अधिकतम पाए जाते हैं तो किस जगह पर पाए जाते हैं। तो याद रखना वो आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं या मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। कहता है मध्य प्रदेश में भारत में सबसे बड़ा सागवान वन क्षेत्र है जो क्या कहता है, जो राज्य के महत्वपूर्ण हिस्सों को कवर करता है। कौन कौन हिस्से? सागवान एक उष्णकटिबंधीय मजबूत लकड़ी का पेड़ है। सागवान अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या है तो आप लोग जवाब देंगे एक उष्णकटिबंधीय मजबूत लकड़ी का पेड़ है। काफी लोगों को यही नहीं पता होगा सागवान होता क्या है। कहता है जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी, स्थायित्व और कीटों के प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। 187 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो याद रखना जो आपके छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान होंगे वो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या कहलाते हैं तो आपके सावाना कहलाएंगे। चलिए देखते हैं सावाना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कहता है सावाना एक मिश्रित वन घास का पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सवाना क्या है तो याद रखना एक मिश्रित वनवास का पारिस्थितिकी तंत्र है जो पेड़ों की पर्याप्त छोटी या व्यापक रूप से फैली हुई क्या है विशेषता भी है ताकि चंदवा बंद ना हो। सावाना उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां एक अलग गीला और सूखा मौसम होता है। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये यह पारिस्थितिकी तंत्र वन्य जीवों की एक विविध श्रेणी को भी समर्थन करते हैं। आगे क्या कहता है, जिसमें कई बड़े शाकाहारी और शिकारी भी शामिल हैं। बिखरे हुए पेड़ों और घास की उपस्थिति में एक अनूठा आवास प्रदान करती है जो घने जंगलों और खुले घास के मैदानों से क्या है काफी अलग होते हैं। ये 188 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चैपरल के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना जो आपके बायोम चैपरल के रूप में जाना जाता है तो वो आपका कौन है, भूमध्य स्क्रब वन। जो भूमध्य स्क्रब वन होते हैं ये आपके बायोम चैपरल के रूप में जाने जाते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि भूमध्य सागरीय झाड़ियां वन या बायोम चैपरल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये आपके गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की गीली सर्दियां होती हैं। फिर कहता है
ये क्षेत्र आमतौर पर सूखा प्रतिरोधी झाड़ियों, छोटे पेड़ों और विभिन्न प्रकार की घासों का समर्थन भी करता है। फिर कहता है चैपरेल बायोम भूमध्य सागरीय बेसिन, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। तो इनको आप लोग जरूर याद रखना कि आपके जो चैपरेल बायोम हैं ये आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखना कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो इनके नाम आप लोग जरूर रख लेना। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पर समस्या खड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए इनको जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है। तो भूस्खलन की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है, तो चलिए समझते हैं। तो याद रखना जो आपके पूर्वी घाट होते हैं ये आपके भूस्खलन के प्रवृत्ति नहीं है, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि कम खड़ी ढलानों के कारण पूर्वी घाट कम भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। भूकंपीय घटना के दौरान तीव्र ढलानों के नीचे खिसकने की संभावना यहाँ पर अधिक होती है, जो हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ी को भारत में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र बनाता है। ठीक है, तो ऐसा आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो इसीलिए इसका जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी घाट। बाकी आपके सारे जो है भूस्खलन प्रवृत्त हैं, और नहीं कौन है, तो पूर्वी घाट से समझिए। कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अक्सर बहुत विनाशकारी होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं, तो आप लोग जवाब देंगे ये आपके विनाशकारी होते हैं। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं ध्यान से। कहता है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के घनी आबादी वाले डेल्टा क्षेत्र अक्सर चक्रवातों से क्या होते हैं, आपके प्रभावित होते हैं, जिससे आपके जान माल को क्या होता है, बहुत नुकसान भी होता है। कभी कभी ये चक्रवात आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर भी आते हैं। कभी कभी कहाँ कहाँ आते हैं, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आपके बांग्लादेश के तटों पर ये आते हैं। कौन, आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर आगे वाली लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। कहता है कि कोरोमंडल तट की अधिकांश वर्षा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोरोमंडल तट की अधिकांश वर्षा किस तरीके से होती है, तो याद रखना ये आपके अवसादों और चक्रवातों से होती है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोरोमंडल तट पर आपकी वर्षा कैसे होती है, तो आप लोग बोलेंगे अवसादों और चक्रवातों से। ठीक है, तो रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि आपकी इनमें से कौन सी है, तो याद रखना बाढ़ आपकी तभी रुक सकती है जब आप क्या करेंगे, चराई करेंगे, जी बिल्कुल नहीं। वनोरोपण करेंगे, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। वनोन्मूलन, ये भी गलत हो जाएगा। तो 191 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका वनोरोपण हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। आप लोग एक्सप्लेन को जरूर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। कहता है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जनधन की हानि को बचाने के लिए हम लोग वनारोपण करते हैं। वनोरोपण जो है ये आपकी सर्वोत्तम विधि होती है बाढ़ को रोकने के लिए या बाढ़ से बचने के लिए। ठीक है, आगे कहता है पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती हैं, इस कारण आपकी अपवाह की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहाव में कमी आती है और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो किस तरीके से कम होगी, जब आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192 क्या कहता है। कहता है गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। तो याद रखना जो आपके गंगा के मैदान होते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये जो है किस प्रकार की आपकी मिट्टी से भरे होते हैं, तो यहाँ पर जो है गंगा के मैदानों में आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन, कहता है गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे उपजाऊ मिट्टी किसे माना जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी का बना हुआ है, तो आप लोग जवाब देंगे जलोढ़ मिट्टी का। फिर कहता है इस मिट्टी में आपके क्या क्या होता है, पोटास होता है, चूना होता है और फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर कहता है जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगर और खादर में वर्गीकृत किया जाता है। बांगर का मतलब पुराना जलोढ़ और फिर खादर का मतलब नया जलोढ़। आगे 193 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस
राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में, गुजरात में या उत्तराखंड में? तो याद रखना जो आपकी काली मिट्टी होती है वो आपकी यहाँ से, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो काली मिट्टी है ये आपके कर्नाटक में भी पाई जाती है और इसके अलावा आपके गुजरात में भी पाई जाती है, और कहाँ पर पाई जाती है? आपके उत्तराखंड में ये मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए इसका जवाब, दो ऑप्शन सही है, तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता पाई जाती है। इसे रेगुर काली मिट्टी, चर नोजम आदि नामों से भी जाना जाता है। चर नोजम नाम जरूर याद रखना है, नया नाम है, ऐसे शब्द आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जल धारण करने की क्षमता आपकी सर्वाधिक किसमें होती है, तो आप लोग जवाब देंगे काली मिट्टी में। आगे 194 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी होती है? तो याद रखना लेटेराइट मिट्टी जो है आपकी इनमें से सबसे अधिक कहाँ होगी? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है ये आपकी सबसे अधिक मेघालय के क्षेत्र में होती है। तो चलिए इसके एक्सप्लेन को हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ये तो आपका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मिट्टी का स्वरूप आपके ईंट जैसा होता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लेटेराइट मिट्टी का स्वरूप कैसा होता है, तो आप लोग बोलेंगे जैसी आपकी ईंट होती है इसी तरीके से होता है इसका स्वरूप। आगे देखते हैं, कहता है इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है, तो आप लोग बोलेंगे कौन से ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण? लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फिर कहता है लेटेराइट मिट्टियाँ क्रमशः आपके लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। ये किससे किससे समृद्ध होती हैं? लौह और एल्युमिनियम से। फिर कहता है इनमें नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थों की क्या होती है? कमी होती है। किसकी किसकी कमी होगी? आपके नाइट्रोजन की भी कमी होती है, चूना तथा जैविक पदार्थों की क्या होगी? आपकी कमी होगी। कहता है देश में इस प्रकार की मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्रमशः कहाँ कहाँ? केरल, महाराष्ट्र, असम और असम में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो चलिए समझते हैं। जब इस तरीके की आपकी मृदा होगी तो उसके सुधार के लिए हम लोग उसमें कार्बनिक पदार्थ को मिलाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। कहता है मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए मिट्टी का अम्लीय या क्षारीय गुण किसके कारण होता है, तो उसमें जो आपके मौजूद तत्व होते हैं उस कारण होता है। आगे कहता है यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक हो तो मिट्टी क्या होगी? आपकी अम्लीय प्रकृति की होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर पूछा जाए मिट्टी आपकी अम्लीय प्रकृति की कब होगी? जब आपके हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। और यहीं पर आगे नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? यदि मिट्टी में पोटेशियम व सोडियम आयनों की अधिकता हो तो मिट्टी आपकी क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। तो क्षारीय किस स्थिति में होगी? जब आपके पोटेशियम और सोडियम आयनों की क्या होगी? अधिकता होगी। फिर कहता है मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है टिहरी बांध परियोजना आपकी किससे संबंधित है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो आपकी टिहरी बांध परियोजना है ये आपके संभाववादी विचारधारा से रिलेटेड है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसा संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ है जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, फिर क्या कहता है, परिवहित मिट्टी, वनस्पति एवं स्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उपयोग करता रहा है। इससे उसका विकास भी हुआ है। गौरतलब है कि संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन इतिहासकार आपके लुसियन फेरो ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में किया था। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
उत्तराखंड में आपके टिहरी बांध जो है ये भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसका जिक्र किसने किया था? तो इतिहासकार का नाम याद रखना, लुसियन फेरो ने। और किस पुस्तक में? इस पुस्तक का भी नाम आप लोग लिख लेना। आगे 197 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है इनमें से? तो जो आपकी पारंपरिक सिंचाई पद्धति इनमें से नहीं होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले कहता है कि खंदक प्रणाली या चैन पंप प्रणाली या ड्रिप प्रणाली। तो याद रखना जो आपकी पारंपरिक सिंचाई पद्धति इनमें से नहीं है तो वो आपकी ड्रिप प्रणाली जो है ये आपकी पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से। अब यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना कि पारंपरिक सिंचाई पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं और आधुनिक सिंचाई प्रणाली कौन कौन सी है। तो पारंपरिक के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। इसमें आपकी खंदक प्रणाली आ जाएगी, चैन पंप प्रणाली आ जाएगी और ढेकली प्रणाली भी आ जाएगी। रे हट तथा मोट प्रणाली भी आपके पारंपरिक सिंचाई की विधियां हैं। तो इन चारों को आप लोग जरूर लिखकर एक बार समझ लेना। फिर कहता है कि आधुनिक सिंचाई प्रणालियां कौन सी है? तो आधुनिक में आपकी ड्रिप सिंचाई प्रणाली आ जाएगी और जो हम लोग छिड़काव सिंचाई प्रणाली करते हैं वो भी आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी आधुनिक सिंचाई प्रणाली हो जाएगी। अतः स्पष्ट है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली सिंचाई की पारंपरिक विधि नहीं है, क्योंकि ये आपकी कौन सी विधि है? ये आपकी आधुनिक विधि है। आगे 198 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? कहता है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है ये आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसके बारे में लोग ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपके TRE 4 के एग्जाम के लिए। इसका एक्सप्लेन समझते हैं। कहता है दामोदर घाटी परियोजना आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये जरूर आप लोग याद रखना, आपकी स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना इसका नाम कौन सी हो जाएगी? दामोदर घाटी परियोजना। आगे कहता है इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य आपके झारखंड हो जाएंगे, बिहार हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। बिहार शामिल है, इसीलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो जरूर आप लोग इसको याद कर लेना। आगे देखते हैं 199 क्वेश्चन क्या कहता है? 199 कहता है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना जो आपके गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली जो सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी वो आपकी इनमें से सोन नदी हो जाएगी। तो सोन नदी के बारे में हम लोग समझते हैं। इसका एक्सप्लेन क्या कहता है? कहता है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी सोन हो जाएगी। आगे कहता है गंगा की लंबाई आपके 2525 किलोमीटर है, जमुना आपकी 1376 किमी है। गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। काफ़ी लाइन महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं तो आप लोग बोलेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं नंबर 200 क्या कहता है? कहता है कि 1954 में आपके किन दो देशों के बीच में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के समझौते पर आपके क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखना वो कौन से दो देश थे आपके? तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके भारत और नेपाल के बीच में किए गए थे। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है। कौन कौन सी इकाई? कोसी नदी और गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी आपके बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हुई कुशेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है। काफ़ी लाइन महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार राज्य का शोक किस नदी को कहा जाएगा तो आप लोग जवाब देंगे कोसी नदी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201 क्या कहता है? कौन सा बांध आपकी महानदी पर स्थित है? तो याद रखना जो महानदी पर आपका बांध स्थित हो जाएगा वो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब कौन कौन से बांध स्थित हैं उनके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपका हीराकुंड बांध है ये भी आपके महानदी पर है। इसके अलावा जो आपका दुधवा जो बांध है ये भी आपकी किस पर है? ये भी आपकी महानदी पर है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहता है हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध
महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली आपके उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी उड़ीसा राज्य की तो सबसे बड़ी नदी कौन है, महानदी आपकी हो जाएगी, और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये दोनों के बीच डिफरेंस जरूर याद रखना। कहता है इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक क्या है, विस्तारित है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि हीराकुंड बांध आपका किस नदी पर है, तो आप लोग बोलेंगे महानदी पर, और ये भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध है। आगे देखते हैं खनिज ऊर्जा और संसाधन से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग समझते हैं। कहता है कि क्वेश्चन कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी दिक्कत करते हैं, तो देखते हैं कौन सा ऊर्जा का आपके पारंपरिक स्रोत नहीं होगा इनमें से। तो याद रखना इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसके पहले हम लोग आंसर ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से। कोयला हो जाएगा, प्राकृतिक गैस है, पवन ऊर्जा। तो जो आपकी पवन ऊर्जा है ये आपकी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। अब किस लिए नहीं है इसको हम लोग एक्सप्लेन से क्लियर कर लेते हैं। कहता है कि पवन ऊर्जा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक पारंपरिक स्रोत और एक आपके गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसमें आपका जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो आपके लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे गैर परंपरागत स्रोत जो कि नवीकरणीय हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो मास ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। ये आपके सब गैर परंपरागत स्रोत हैं, और जो आपके ऊपर दे रखे गए ये आपके कौन से हैं, ये आपके पारंपरिक स्रोत, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, ये आपके कैसे हैं, ये आपके जो है पारंपरिक स्रोत हैं। जो आपके पारंपरिक स्रोत नहीं है उनमें से आपका कौन सा हो जाएगा, जो भी आपकी ऊर्जा है इनसे याद रखना, जो भी ऊर्जा है वो आपके गैर परंपरागत स्रोत हो जाएंगे। आगे कहता है कि मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। जो आपकी एक मोनोजाइट रेत होती है उसमें अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे मोनोजाइट रेत में जो खनिज पाया जाता है वो आपके थोरियम पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल तट पर पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोजाइट रेत कहाँ पर पाई जाती है, तो आप लोग जवाब देंगे आपके केरल राज्य में पाई जाती है या केरल के तट पर पाई जाती है। फिर कहता है थोरियम का रासायनिक प्रतीक आपके कौन सा होता है, TH। इसका परमाणु क्रमांक भी याद रखना 90 होता है, और इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, TH। आपका TH मतलब थोरियम। आगे 204 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो जो हम लोग थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करेंगे तो किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं बहुत ही ध्यान से। तो जब हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आपका नाम रूप हो जाएगा। ठीक है, नाम रूप के बाद में हम लोग जब पूर्व से पश्चिम की ओर इसको व्यवस्थित करेंगे तो नाम रूप के बाद में आपका आएगा यहाँ पर ओबरा। तो सबसे पहले 2 और फिर उसके बाद में 3। तो ओबरा के बाद में आपका क्या आएगा, पारीछा। पारीछा, पारीछा मतलब 4 आ जाएगा। इसके बाद में लास्ट में आपका आएगा कोटा। तो 2 3 4 1 देखते हैं किस ऑप्शन में आपके हैं। तो 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम क्रम निम्न हो जाएगा। नाम रूप जो आपके असम में स्थित है, ये भी याद रखना, नाम रूप है कहाँ, असम में। ओबरा ये आपके उत्तर प्रदेश में जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। फिर कहता है पारीछा, ये आपके उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे है। फिर आपका कोटा आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो आपके IIT का फेमस हब है IIT नीट के छात्रों के लिए। तो आपका कोटा कहाँ है, राजस्थान में। 205 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो शुद्ध की बात हो रही, हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है आपका कहाँ पर चालू किया गया था। तो 205 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोर हाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई है। वह संयंत्र आपके 500 किलोवाट और सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन
इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। आगे देखते हैं 206 नंबर क्वेश्चन, वहाँ से कोई महत्वपूर्ण लाइन है नहीं तो इसीलिए आप इसको जरूर पढ़ लेना एक बार, बाकी वहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, कहता है कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म बताइए। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके जवाब जो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब कौन कौन से इनको हम लोग ध्यान से समझते हैं। जो आपका ये आपका कहता है सुरमा घाटी असम, ये बिल्कुल सही युग्म आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो क्या कहता है केजी बेसिन, ये आपके बंगाल की खाड़ी में, ये भी आपका जो है सही नहीं होगा। इसके अलावा लुनेज गुजरात में, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लुनेज जो है ये आपके कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। जो आपका ऑप्शन गलत होगा, जो केजी बेसिन है ये आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ये आपके कहाँ है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जरूर इसको याद रखना। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेन हम लोग समझेंगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। कहता है भारत के प्रमुख पेट्रोल खनिज उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। जो आपका सुरमा घाटी है, डिगबोई, डिगबोई काफ़ी महत्वपूर्ण है, नहर कटिया, हुगरीजन और आपका कौन है, मोरान क्षेत्र, ये आपके असम में है। लुनेज, अंकलेश्वर, ओलियाद, ढोकला, महसाना, कलोल क्षेत्र आपके कहाँ है, गुजरात में है। और जो आपका मंगला क्षेत्र है ये आपके राजस्थान में है। और ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो आपका केजी बेसिन है कहाँ है, आपके आंध्र प्रदेश में, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो केजी बेसिन है ये जो है आपके भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है, किसके द्वारा, प्राकृतिक गैस के द्वारा। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या है, आपका प्रसिद्ध है। अब आपके क्वेश्चन होने वाले उद्योग और व्यापार से, इनको भी हम लोग समझते हैं। कहता है बिहार के, देखिए बिहार से ही क्वेश्चन आया तो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो याद रखना बिहार में पूछा गया है रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होगा। तो याद रखना इसका जो जवाब सही हो जाएगा वो आपके भागलपुर में जो है रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह जिला रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने टसर, रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए क्या है, प्रसिद्ध भी है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए रेशम शहर के रूप में किसे जाना जाता है भारत में, तो आप लोग बोलेंगे भागलपुर को। भागलपुर है कहाँ, आपके बिहार में। 208 नंबर क्वेश्चन कहता है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बरौनी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए आप लोग। तो जो आपका बरौनी तेल शोधक संयंत्र है ये बिहार के किस जिले में हो जाएगा। तो ये आपके बिहार के जो है बेगूसराय में हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरौनी तेल शोधन संयंत्र आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। ये किसके अधीन कार्यरत है, एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन। यह संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया था तथा वर्ष 1964 में आपका क्या हुआ, कार्यरत हुआ। आगे देखते हैं परिवहन से संबंधित क्वेश्चन। 209 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो देखते हैं कौन से आपके 2 चरम स्थान हो जाएंगे जो आपके पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका सिलचर और पोरबंदर जो है ये आपके चरम स्थान हैं जो आपके किससे जुड़े हुए हैं, पूर्व पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है सिलचर और पोरबंदर 2 चरम स्थान हैं, पूर्व पश्चिम गलियारे से क्या है, जुड़े हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ते हैं। किसको किसको जोड़ते हैं, जो आपके उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ते भी हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं आज की क्लास डिस्कस किया था उसका आंसर आप लोग देख लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपसे बंदरगाह के बारे में पूछा गया था, कौन सा बंदरगाह आपके किस प्रदेश में है। तो याद रखना जो आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह है तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। फिर है काकीनाडा जो बंदरगाह है ये आपके आंध्र प्रदेश में ये भी है। मछलीपट्टम
ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है, और नागपट्टिनम ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कोई ना कोई जरूर आपसे एक पूछा जा सकता है, तो इनके नाम आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 211 का कहता है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार आपका कितना होता है। तो जो आपकी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होती है, इसका आकार आपका अगर एग्जाम में पूछा जाए कितना होता है, तो आप लोग जवाब देंगे 1676 mm यानी मिमी। ठीक है, इसके अलावा इसको अगर फिट में अगर आपसे पूछा जाए तो फिट में आप लोग जवाब देंगे। इसको हम लोग फिट में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका 5 फीट 6 इंच इसका जवाब आएगा। इसके अलावा अगर मीटर में पूछा जाए तो मीटर में जब आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तब आपका आएगा 1.676 इसका मीटर में जवाब हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें हमने बता दी, कोई भी पूछे एग्जाम में तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है ब्रॉड गेज में रेल के बीच की दूरी आपके 1.676 मीटर होती है या 1676 मिमी, और फिट में बात करेंगे तो 5 फीट 6 इंच। आगे इसको भी पढ़ लेते हैं। कहता है ब्रॉड गेज आपके भारत, पाकिस्तान, पश्चिमी बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना और चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के क्षेत्र में बार्ट एक आपका होता है। बार्ट का मतलब होता है बे एरिया रैपिड ट्रांजिट पर इस्तेमाल किया जाने वाला आपका क्या है, ये ट्रैक गेज है। आगे देखते हैं जो आपके कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है। तो उड़ीसा की कौन सी स्थानांतरणशील कृषि है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो याद रखना जो आपकी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी पोडू। पोडू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता क्या है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोडू के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए जो आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो झूम की खेती होती है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना पोडू। कहता है स्थानांतरण कृषि एक आदिम प्रकार की क्या होती है, कृषि होती है। किस प्रकार की, आदिम प्रकार की एक कृषि होती है जिसमें पहले आपके क्या होता है, वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। तो सबसे पहले आपके इस कृषि में क्या होगा, सबसे पहले आपके वृक्षों और वनस्पतियों को काटा जाएगा, फिर उन्हें क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके क्या करते हैं, बीज बो दिए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, आगे कहता है आपसे कि जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर आपकी क्या है, खेती की जाती है। जब आपकी मिट्टी में उर्वरता जो है समाप्त हो जाएगी तब अब जब आपकी जो भूमि है इसको जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। तो याद रखना जो आपके फलों एवं सब्जियों की खेती होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं, बागवानी कहलाएगी। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से। तो यहाँ पर और सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर की गई हैं, इनको भी समझते हैं। अगर आपसे फूलों की खेती के बारे में पूछा जाए तो फूलों की खेती को हम लोग बोलेंगे फ्लोरीकल्चर। क्या बोलेंगे, फूलों की खेती मतलब फ्लोरीकल्चर। फिर कहता है रेशम कीट पालन को हम लोग बोलेंगे सेरीकल्चर। इसके बाद मधुमक्खी पालन को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर, और मछली पालन को आपको बोलेंगे हम लोग पीसीकल्चर। क्या बोलेंगे, मछली मतलब पीसीकल्चर। और फलों का जो आपका उत्पादन होगा उसको हम लोग पोमीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं 214 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं। तो आपके बात हो रही उत्तर भारत में, और किस मौसम की बात हो रही, शीतकाल में कौन सी जो है चावल की फसलों के स्थानीय नाम आपसे पूछे गए। तो चलिए इसको समझते हैं। तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो है कौन कौन सी चावल की फसलों के स्थानीय नाम होंगे। तो सबसे पहले अमन, फिर हो जाएगा साली, इसके अलावा अगहनी, ये आपके शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हो जाएंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी बताई गई, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। कहता है उत्तरी भारत में आपके मई जुलाई से सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम अमन, साली तथा अगहनी। चावल की प्रजातियां ओस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ क्या कर दिया जाता है, बो दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 215 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है। तो स्थानांतरी कृषि को हम लोग याद रखना दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो झूमिंग कृषि के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। और आगे बेवर, दहिया, पोदू, ये सारी जो है
स्थानांतरित कृषियों के नाम ही हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ते हैं। कहता है स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेवार या दहिया, ये आपके कहाँ जानते हैं इसको? मध्य प्रदेश में इसको इस नाम से जानते हैं। आपके आंध्र प्रदेश में अगर पूछा जाए तो पोडू या तो पेंडा। इसके अलावा उड़ीसा में आपके पामा ढाबी के रूप में इसे जाना जाता है। किसके रूप में? पामा ढाबी या कोमन या ब्रिंगा। ये जो है कहाँ पर इसके नाम हो जाएंगे? आपके उड़ीसा में हो जाएंगे। जरूर आप लोग इनको याद रखना। पश्चिमी घाट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कुंवारी। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको हम लोग वलरे बोलते हैं, वलरे या तो वा लटरे। इसके अलावा कहता है हिमालयी क्षेत्र में इसको हम लोग खिल बोलते हैं। जो आपके हिमालयी क्षेत्र होते हैं इस कृषि को क्या बोलेंगे? खिल। और झारखंड में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो झारखंड में याद रखना इसको कुरुआ कहते हैं। कुरुआ अगर पूछा जाए, कुरुआ स्थानांतरित कृषि किस राज्य में होती है, तो आप लोग जवाब देंगे झारखंड राज्य में इसको इस नाम से जाना जाता है। और कहता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग कहा जाता है। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे झूमिंग। क्वेश्चन नंबर 216 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो जो आपके माल्चिंग शब्द की व्याख्या करेगा वो करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किस तरीके से? कहता है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल कहते हैं, जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। माल्चिंग का मतलब हो जाएगा फसलों के बीच जो आपकी खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की जो परत से क्या हो जाएगा? ढकना। यही आपके माल्चिंग शब्द का मतलब हो जाएगा। इसको हम लोग एक्सप्लेन भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं मल्च बनाने का मतलब पौधों के बीच आपके अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे जो आपकी मृदा है, मिट्टी की आर्द्रता क्या होती है? रुकी रहती है। आगे 217 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कहता है कि किसकी खेती आपके जायद के मौसम में की जाती है? तो याद रखना जायद के जो मौसम में हम लोग खेती करते हैं, तो जायद के मौसम में आपके खरबूजा भी होते हैं और खीरे भी होते हैं। इसके अलावा तरबूज, यानी ये तीनों फसलें जो हैं ये आपके जायद के मौसम में की जाती हैं। इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फसल से संबंधित भी आपका एक क्वेश्चन आना है। कहता है कि रबी और खरीफ सीजन के बीच गर्मी के महीने के दौरान एक छोटा सीजन होता है जिसे जायद सीजन के रूप में भी जाना जाता है। और जायद की फसलें आपके मार्च में बोई जाती हैं तथा जून तक इन्हें क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी इस टाइम जिसका सीजन भी चल रहा है? खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तुरई, भिंडी आदि। ये आपकी किस तरीके की फसलें हो जाएंगी? ये सब आपकी जायद की फसलें हो जाएंगी। ठीक है, कुछ चीज़ों के नाम आसानी से जिससे हमको ज़्यादा पानी मिलता है, जैसे खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया। ठीक है, इनको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फिर कहता है मिट्टी का माल्चिंग किससे संबंधित होता है? देखिए एक वहाँ पर माल्चिंग था और एक यहाँ पर आपसे पूछा गया मिट्टी का माल्चिंग किससे संबंधित है। तो याद रखना मिट्टी का जो आपका माल्चिंग हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? खरपतवार की वृद्धि को कम करना, इसका ये भी कार्य होता है। मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करना भी इसका कार्य होता है। ठीक है, और क्या है? मिट्टी की नमी को संरक्षण प्रदान करना, ये भी इसका कार्य होता है। तो इसीलिए इसका जो जवाब सही हो जाएगा वो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जवाब सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है मल्च बनाना, ये तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसको आप लोग खुद पढ़ लेना। यहाँ से देखते हैं। कहता है कि मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य की वृद्धि जैविक मूल्य अपघटित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जिससे इसकी उर्वरता और स्वास्थ्य में क्या होता है? काफ़ी सुधार होता है। आगे देखते हैं मिट्टी। कहता है मिट्टी की नमी को बनाए रखना, मूल्य वाष्पीकरण को कम करके मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। कौन मदद करता है? मूल्य। इसके अलावा जो शुष्क जलवायु में क्या होता है? विशेष रूप से आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं खरपतवार को बढ़ने से किस तरीके से रोकता है?
तो मुल्च एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, इसीलिए खरपतवार जो होता है उसको बढ़ने से क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, जिससे खरपतवार के बीजों तक जो है सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इसके पीछे की मेन वजह क्या है, ये जो है सूरज की रोशनी को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है, इसीलिए खरपतवार में क्या है, ज़्यादा भी बढ़ोतरी नहीं होती है जब सूरज की रोशनी पहुँचेगी नहीं। और कहता है उनका विकास क्या होता है, वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, ये तीनों कारण आप अच्छे से समझ गए होंगे। 219 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नदियों में नहीं उगाई जा सकती है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहता है कौन सी फसल जो है वो आपकी नदी में नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहता है इसका ऑप्शन सिंघाड़ा, कमल, मखाना। तो आप लोग इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि जो आपकी सिंघाड़ा हो गया, ये भी आपका जलीय पौधा है। इसके अलावा जो आपका कमल है ये भी आपका जलीय पौधा है, मखाना भी आपका क्या है, ये सारे जो है जलीय पौधे हैं जो आमतौर पर धीमी गति से बहने वाले या स्थिर जल निकायों जैसे तालाबों या झीलों में उगाए जाते हैं। लेकिन बात कर रहा है यहाँ पर नदियों की, तो इसीलिए इसका जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि नदियों में यहाँ पर आपका कोई भी फसल, जो तीन ऑप्शन है तीनों नहीं उगाई जा सकती। ये आपकी कहाँ उगाई जा सकती है, तालाबों यानी जहाँ पर स्थिर जल होता हो, स्थिर जल में ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर बहता हुआ जल होगा तो वहाँ पर नहीं, और नदी का जो आपका जल है वो हमेशा बहता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है सिंघाड़ा, कमल, मखाना ये आपके कैसे जलीय पौधे हैं जो आमतौर पर धीमी गति से बहने वाले या स्थिर जल में निकायों जैसे तालाबों, झीलों में उगाए जाते हैं। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसका जवाब दे जाएंगे। बात की गई नदियों की। आगे कहता है जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र क्या है। तो याद रखना, जो आपके जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र हो जाएगा वो आपके अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र आपके अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लीस्टोसीन युग के अंत में अनुमानित की गई है। किस युग के अंत में, आपके प्लीस्टोसीन। फिर कहता है जो कि हार्ट प्रथम और द्वितीय और लेवेंटाइन जैसे जीवाश्मों के अध्ययन पर क्या है, आधारित है, जिनको अफ्रीका महाद्वीप में इस्क हुल और कफजे नामक स्थानों से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। आगे 221 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपके दो समुदाय होते हैं इनके जो मध्य में सांस्कृतिक संपर्क होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो याद रखना, उसको हम लोग जो है ए कल्चरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए कल्चरेशन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को एक कल्चरेशन कहा जाता है। इसे उस सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें एक समाज या संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अलग समुदाय या संगठन के तौर पर तरीके व मान्यताएं समझकर क्या करता है, उसका भाग बनता है। ऐसा प्रवास के रूप में अधिकतर होता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसता है और वहाँ के दूसरे लोगों या समुदाय के बीच पारस्परिक वो मेल जोल बढ़ाता है। तो यही आपका हो जाएगा दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आपके कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे गए थे भारत के भूगोल में उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे पूछता है कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं। तो याद रखना, जो आपकी कोयला नगरी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस स्थान को कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कोयला नगरी हम लोग जो है धनबाद को बोलते हैं। किसको, धनबाद आपकी एक जगह है जो आपके किस राज्य में पड़ती है, तो ये भी याद रखना, ये आपके झारखंड राज्य में पड़ती है। कौन, धनबाद। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड के धनबाद शहर को भारत की कोयले की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। धनबाद में प्रसिद्ध स्थान झरिया में बड़ी संख्या में कोयला खदानें मौजूद हैं। कहाँ पर मौजूद हैं, आपके झरिया में।
फिर कहता है इसलिए इसे भारत की कोयला राजधानी या भारत की ब्लैक डायमंड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। ये काफ़ी लाइन महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ब्लैक डायमंड कैपिटल के रूप में किसे जाना जाता है भारत में, तो आप लोग बोलेंगे किसको? धनबाद को। ठीक है, आगे बोलते हैं। आगे क्वेश्चन 223 क्या कहता है? भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? तो याद रखना, जो आपकी आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व हो जाएगा वो पूछा गया किस जगह पर है, तो याद रखना आपके मिजोरम में आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व हो जाएगा। अब इसके पीछे की वजह हम लोग समझ लेते हैं। कहता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण है। अब कहता है मिजोरम में मुख्य रूप से आपके विभिन्न नागा जनजातियां रहती हैं, जो राज्य की आबादी का एक क्या है? महत्वपूर्ण हिस्सा भी हो जाएंगी। आगे वाला पॉइंट कहता है राज्य अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के लिए भी क्या है? जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। 224 नंबर आपसे कहता है कि इसमें आपको विषम चुनना है। तो जब आपको विषम चुनना हो तो काफ़ी ध्यान लगाकर क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके ऑप्शनों को भी आपको ध्यान से समझना है। तो पहला ऑप्शन है आपका मुंबई, सहारनपुर, फिर आपका है कोलकाता। तो आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो मुंबई जो है ये आपके महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी, और जो आपकी कोलकाता है ये आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी। लेकिन जो आपका सहारनपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश राज्य का एक छोटा सा शहर है, ना कि कोई जिला है ना तो कोई राजधानी है। तो इसीलिए आपका यही ऑप्शन सबसे विषम हो जाएगा। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है मुंबई भारत के महाराष्ट्र की राजधानी है, कोलकाता आपके भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी है, सहारनपुर जबकि कहता है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक छोटा सा शहर है, यह उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? इसके पहला ऑप्शन है आपका सूखी सहिष्णु फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर। तो यहाँ पर जो इसका जवाब आपका हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है मोटे अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वास्थ्य लाभों और इस तथ्य के कारण चमत्कारिक अनाज भी कहा जाता है, यानी इसके लाभ आपको अधिक प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग चमत्कारिक अनाज के रूप में भी जानते हैं। कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं, जहाँ अन्य फसलें क्या करती हैं? आपकी संघर्ष करती हैं, यानी कुछ फसलें वहाँ पर हो नहीं सकती, ये जो है वहाँ पर अच्छे से हो सकते हैं। फिर कहता है मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज माने जाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले कारण क्या हो जाएगा? कहता है मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से क्या होता है? भरपूर होता है। तो ये भी याद रखना मोटे अनाज में आपके क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। फिर कहता है मोटा अनाज आपके सूखा सहिष्णु फसल है, इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होगा? यह किसानों के लिए और पर्यावरण के लिए भी ये काफ़ी अनुकूल विकल्प बन जाती है। फिर आगे कहता है गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्युबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा भी क्या होती है? आपकी अधिक होती है। 226 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया है? तो याद रखना जो आपका स्थलाकृति मानचित्र है ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत में किस संगठन के द्वारा बनाया गया, तो याद रखना ये आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा या भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बनाया गया। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। इसकी स्थापना आपके 1767 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जरूर याद रखना कि भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1767 में। आगे देखते हैं इनके आपके मिलान करना है, तो मिलान आप लोग करिए ध्यान से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो याद रखना जो आपका 4 है, 4 का जो आपका मिलान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डेल्टा से। इसके अलावा कंकर जो है ये आपका हो जाएगा बांगर। कंकर बांगर आप लोग अंग की बिंदी से दोनों को रिलेट करके समझ सकते हैं। फिर आपके कायाल,
तो कायाल का जो रिलेशन हो जाएगा आपका वो आपका तटीय मैदान से हो जाएगा। फिर मांड जो है ये पंजाब का क्या है, मैदान हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेन हम लोग देखिए आप लोग। चार मतलब डेल्टा, इसके अलावा कंकर बांगर, कायाल मतलब तटीय मैदान, मांड का मतलब पंजाब का मैदान। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी आपका फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। इसका हमने सीधे आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया, तो आप लोग इसको देख लीजिए। कहता है कुछ प्रांतों व संसाधनों की उपलब्धता और उनसे संबंधित आपके क्या है, प्रांतों के नाम। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो आपके खनिज संसाधनों की संपन्नता और परंतु औद्योगिकीकरण में कमी, ऐसा आपके कहाँ है, तो झारखंड में है। फिर कहता है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु क्या है, आधारभूत संरचना के विकास की कमी, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। फिर आपसे कहता है सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, यहाँ किस राज्य में है, तो राजस्थान में इस चीज़ों की कमी हो जाएगी। जबकि आपके सौर और वायु ऊर्जा की क्या है, वहाँ पर काफ़ी संपन्नता है, काफ़ी मात्रा में है, परंतु क्या है, जल संसाधनों का वहाँ पर अभाव है। फिर कहता है खनिज संसाधनों की संपन्नता है परंतु क्या है, वहाँ पर परिवहन और संचार के संसाधनों की कमी है। ये आपके कहाँ है, तो आपके लद्दाख राज्य में हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सारी बातें, इनको आप लोग जरूर 1 से 2 बार पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आज की मैराथन का लास्ट क्वेश्चन आपका यही था। तो इसी के साथ आपकी मैराथन क्लास कंप्लीट होती है और आप लोग ज़रूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके इतने में से कितने नंबर आए हैं, उसको आप लोग ज़रूर बताना। और अब लास्ट में हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि इसी तरीके से आपको हम विश्व के भूगोल की मैराथन प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही उसके टॉप 20 कंप्लीट होंगे तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और हमने आप लोगों के लिए घटना चक्र बुक भी मंगवा ली है, तो आप लोगों को उसको भी खरीदना नहीं है। उस बुक का संपूर्ण PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और उसकी सारी क्लासेस हम आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज़ बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। बस हम आपको दिन पर दिन बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके और आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे, और कोशिश जरूर आप लोग